हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 से रीजनिंग, वो भी प्रैक्टिस सेट 8 का, यानी प्रैक्टिस सेट 8 से आज रीजनिंग सीखने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग इसे शुरू करते हैं। और इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी से जाइए, वहां पे उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं। और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेगा। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसमें आपको पूरा 71 से 100 तक का क्वेश्चन मिलने वाला है, यानी पूरे 30 क्वेश्चन। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है 71 नंबर। इसे बोला क्या कि एक अनुक्रम दिया गया जिसमें से एक पद गलत है, दिए गए विकल्पों में से उस गलत पद को चुनिए। यहां पे देखिएगा कि दिया हुआ है 14 है, 7 है, 8 है, 10.5 है और 21 है। यहां से हम लोगों से पूछा है कि गलत पद ज्ञात करना है। आखिर इसमें गलत पद कौन है? तो यहां से देखिएगा कि ये 14 है और ये 7 है, तो इसमें क्या किया गया 14 में कि 7 हो गया। तो आप कहिएगा कि इसमें हम क्या किए कि 14 को आधा कर दिए, या फिर इसमें हम लोग गुना कर दिए 0.5। 0.5 मतलब क्या होता है? आधा होता है ना। तो 0.5 से गुना कीजिएगा तो 7 आ जाएगा। फिर इसमें देखिएगा कि इसमें फिर गुना करने के बाद नहीं आ रहा है, 1 से भी गुना करेंगे तो नहीं आएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। ये दोनों में क्या हो रहा है कि 10.5 है, यानी 10.5 में यदि हम लोग 10.5 में 2 से गुना करते हैं तो 21 आ जाएगा। 10.5 में यदि 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। तो सोच के देखिए कि यहाँ पे 14 गुने 0.5 है, यानी आधा से गुना हुआ है। अगर यहाँ पे हम लोग 7 रख देते हैं, सपोज डेट मान के चलिए कि यहाँ पे अगर हम 7 रख देते हैं, क्योंकि हम लोग को एक श्रृंखला बनाना है ना। ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया जाता है तो सीरीज में दिया जाता है, यानी लगातार वही काम एक क्रम से होते जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे आधा से गुना हुआ है। अगर यहाँ पे हम 7 रख देते हैं तो 7 एकम 7, 1 से गुना हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा कि अगर 7 यहाँ पे होगा तो इसके अनुसार ए वाला 10 है, तो इसमें 7 गुने 1.5 करेंगे ना, तो 7 डेढ़े कितना होता है? 10.5 होता है। 7 में 1.5 से गुना कीजिएगा तो 10.5 आएगा। तो यहां पे देखिएगा, आपको दिख रहा होगा कि पहले आधा से गुना किया गया, फिर 1 से गुना किया गया, फिर 1.5 से गुना किया गया, फिर 2 से गुना किया गया, यानी एक सीरीज में ये चीज लिखा गया है। यानी आप कह सकते हैं पूरे विश्वास के साथ कि यहां पे 8 के जगह अगर 7 होता तो यह एक श्रृंखला में होता, यानी एक सीरीज में होता। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं था, यानी गलत इसमें कौन है? तो 8 है। 8 न होकर के उसके जगह पर 7 होता, तो यही 8 आपका गलत है, जो कि यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक बस दक्षिण की ओर 100 मीटर यात्रा करती है। दक्षिण की ओर 100 मीटर, तो यहाँ पे देखिएगा कि दक्षिण की ओर किधर होगा? तो आप कहिएगा कि नीचे होगा, क्योंकि दक्षिण नीचे ही होता है। 100 मीटर यात्रा करता है, माना कि 100 मीटर ये है, 100 मीटर दक्षिण की ओर यात्रा करता है। वह दाईं ओर मुड़ती है और 300 मीटर यात्रा करती है। दाईं ओर मुड़ती है और 300 मीटर यात्रा करती है, तो दाईं ओर किधर? तो पश्चिम साइड में आपका दाईं होगा। अपने दाएं तरफ देखिएगा, यहां से ऐसे, तो 300 मीटर। वह पुनः दाईं ओर मुड़ती है तथा 100 मीटर यात्रा करती है। फिर दाईं ओर मुड़ती है, यानी ऊपर की ओर, और 100 मीटर यात्रा करती है। इसका मतलब इसके लेवल में आ जाएगा, 100 मीटर यात्रा करती है। यात्रा करके दुकान जी पर पहुंच जाती है। यहां पे दुकान है कौन? जी एक दुकान है, वहां पर यह पहुंच जाती है। अब बस उत्तर दिशा में 500 मीटर यात्रा करती है। अब उत्तर दिशा में क्या होता है कि 500 मीटर यात्रा करती है, तो उत्तर किधर? तो ऊपर ही होगा। बस जो है उत्तर दिशा में 500 मीटर का यात्रा करती है, ऐसे
यहां से लेकर के यहां तक, यानी जी से लेकर के यहां तक 500 मीटर का यात्रा करती है। वह अंततः यानी अंत में बाईं ओर मुड़ती है और 1200 मीटर यात्रा करके अस्पताल एम पर पहुंच जाती है। यानी अंततः क्या होता है कि बाईं ओर मुड़ती है, तो बाईं ओर किधर, इधर मुड़ती है और 1200 मीटर जाती है। तो मान के चलिए यहां से यहां तक के 1200 मीटर है और अस्पताल एम पर पहुंच जाती है। एम पर यहां पे पहुंची है। अस्पताल एम दुकान जी से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है। यहां पे देखिएगा कि अस्पताल एम जो है जी से कौन से दिशा में है और कितना दूरी पर है। तो इस प्रकार एक लकीर खींच लीजिए और यहां से देखिएगा कि कौन से दिशा में यह दिख रहा है। तो आप कहिएगा कि जिसे दिशा हम लोग को क्रिएट करना है उसी से हम लोग देखेंगे। तो इसका यह पूरब होगा, ये पूरब होगा, नीचे दक्षिण होगा, इधर हो जाएगा पश्चिम और ऊपर हो जाएगा उत्तर। अब यहां पे देखिएगा कि आपको दिख रहा होगा कि पश्चिम और उत्तर साइड में ही ये दिख रहा है, पश्चिम और उत्तर साइड में ही सीधे दिख रहा है। तो यह हो जाएगा पश्चिम और उत्तर या उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम तो होगा ही। अब यहां पे देखिए कि उत्तर पश्चिम होगा और कितना दूरी पर होगा, यहां से यहां तक का दूरी निकालना है। तो सोच के देखिए कि यहां से यह 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यह कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में आप जानते होंगे कि 90 डिग्री के सामने जो होता है वह कर्ण होता है। और पाइथागोरस यहां से लगा करके कर्ण निकाल सकते हैं, यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, वहां से आप निकाल सकते हैं। तो यहां पे आप देखिएगा ऑप्शन के अनुसार, तो ऑप्शन में आपका है कि 1250 मीटर पूरब। तो पूरब तो है ना, उत्तर पश्चिम वाला है। तो उत्तर पश्चिम वाला देखिए कि ऑप्शन नंबर सिर्फ डी में आपको दिख रहा है और किसी में नहीं। तो उत्तर पश्चिम आपको डी में दिख रहा है, तो उत्तर पश्चिम तो होगा ही। और 1300 मीटर दिया हुआ है, तो यहां से लिख लीजिए 1300 मीटर उत्तर पश्चिम, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको निकाल करके देख सकते हैं कर्ण को। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि कोई जे आर नहीं है, कोई भी जे जो है वह आर नहीं है, नहीं है, यानी कोई भी जे आर नहीं है। दूसरा कथन बोला है कि कोई आर डब्ल्यू नहीं है, यानी कोई भी आर जो है वह डब्ल्यू नहीं है, कोई भी आर जो है वह डब्ल्यू नहीं है। सभी डब्ल्यू के है और जितने भी डब्ल्यू है वो सब के अंदर है, जितने भी डब्ल्यू है वो सब के है। तो यहां से देखिएगा निष्कर्ष हम लोगों से पूछा जा रहा है। निष्कर्ष 1 में है कि कोई के आर नहीं है। तो देखिएगा कि कोई के आर नहीं है, तो ये कंफर्म हम लोग नहीं कह सकते हैं कि है या फिर नहीं है, क्योंकि आप देखिएगा यहां पे कि हम लोगों को आर और डब्ल्यू से रिलेशन दिया गया है कि कोई भी आर डब्ल्यू नहीं है या फिर कोई भी डब्ल्यू आर नहीं है, लेकिन के हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मान के चलिए कि यहां पे हम लोग इस प्रकार अगर क्रिएट करते, अगर इसको हम के मान लेते और यहां पे इस प्रकार डब्ल्यू मान लेते, यहां पे इसके अंदर डब्ल्यू मान लेते, तब पर भी तो देखिए यहां पे कि कुछ के जो है आर के अंदर हो सकता है, लेकिन अभी भी क्या है कि डब्ल्यू जो है के अंदर है लेकिन आर के अंदर नहीं। तो ऐसा लिख सकते थे, लेकिन यहां पे के और आर से कोई संबंध नहीं दिया गया, तो हम लोग यहां पे कह नहीं सकते कि होगा कि नहीं होगा। इस कंडीशन में यह गलत हो जाएगा। दूसरा देखिएगा कि बोल रहा है कोई आर जे नहीं है। अब देखिए यहां पे कोई आर जो है वह जे नहीं है, तो बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए जब कोई जे आर नहीं होगा तो कोई आर भी जे नहीं होगा, तो बिल्कुल सही बोल रहा है, यानी दूसरा जो है वह सही बोल रहा है। तीसरा में देखिएगा कि कुछ डब्ल्यू आर नहीं है, तो यहां पे देखिए कुछ डब्ल्यू जो है आर नहीं है, तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब कुछ आर डब्ल्यू नहीं हो सकता है तो कुछ डब्ल्यू भी आर नहीं होगा, तो सही बोल रहा है। तो इसका तीसरा निष्कर्ष भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए पहला गलत हो गया और दूसरा और तीसरा सही हो गया। तो दूसरा और तीसरा सही होगा तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है कि दोनों निष्कर्ष 2 तथा 3 अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि आर एच का पुत्र है, यानी आर जो है ना एच का पुत्र है। तो एच का पुत्र होगा तो सोच के देखिए कि ये पुत्र नीचे होता है, यानी एक जेनरेशन नीचे होता है। आर जो है वह एच का पुत्र है, लेकिन यहां पे कंफर्म ये चीज पता नहीं है कि एच जो है आर की मां है या फिर पिता है।
फिर आगे देखिए क्या दिया हुआ है कि टी एल तथा आर की बहन है, यानी टी जो है एल के भी बहन है और आर के भी बहन है। तो यहां पे देखिएगा कि टी जो है वह आर की भी बहन है, टी जो है आर की भी बहन है और एल की भी बहन है। तो आर की भी बहन हो जाएगी और एल की भी बहन हो जाएगी। तो यहां से देखिए कि ये यहां से दो का लिंग पता चल गया कि टी जो है वह लड़की है और आर जो है वह लड़का है। लेकिन सोचिए यहां पे एल जो है यह टी और आर की बहन है कि भाई, ये चीज कंफर्म अभी नहीं है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि के एल का पुत्र है, के जो है एल का पुत्र है। अब यहां पे देखिएगा कि के जो है एल का पुत्र है, के एल का पुत्र है। तो पूछा है कि के एच से किस प्रकार संबंधित, यानी के जो है एच से किस प्रकार संबंधित है। तो सोच के देखिए कि के जो है एच से किस प्रकार संबंधित है, यानी जिससे बोलेगा ना उधर से ही रिलेशन फरियाएंगे। तो बोल रहा है क्या कि के जो है एच से किस प्रकार संबंधित है। इसका मतलब है के को एच क्या कहेगा, यानी के को एच क्या लगेगा। तो यहां पे देखिए कि एच का आर जो है वह पुत्र है और पुत्र का ये दोनों ये बहन है, यानी इसका जो ये बहन है, इसका मतलब क्या कि एच की बेटी कौन हो गई, टी। और यहां पे देखिए कि एल जो है यह लड़का है कि लड़की, ये चीज पता नहीं। तो सोचे कि अगर लड़की होगी तो एच का बेटी और बेटी का बेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, नाती बोलते हैं। बेटी के बेटा को क्या बोलते हैं, तो नाती बोलते हैं। अगर सोच के देखिए कि एच का अगर यह पुत्र होगा, यानी एल जो है एच का पुत्र होगा, तो पुत्र के पुत्र को क्या बोलते हैं, तो पोता बोलते हैं। तो नाती या पोता इसका सही आंसर होगा। लेकिन यहां पे देखिए कि ऑप्शन के अनुसार क्या दिया गया है। तो ऑप्शन के अनुसार आपको दिया हुआ है कि ऑप्शन नंबर ए में पोता है, तो सिर्फ पोता दे दिया है। पुत्र तो होगा नहीं, चाचा होगा नहीं, पति होगा नहीं, क्या हो जाएगा, पोता। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कौन, तो पोता। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। महिला, माता, चाचा। महिला, माता और चाचा, यानी तीन चीज दिया गया है और इसमें आरेख चुनना है। तो यहां से देखिएगा कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो यहां पे देखिए कि महिला है और माता है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी माता होती है वो सभी महिला होती है। जितने भी माताएं जो होती है वह सब क्या होती है, महिला होती है। इसका मतलब क्या है कि सभी माता को महिला के अंदर हम लिख सकते हैं, महिला। अब चाचा जी बच गए, तो चाचा जी बच गए तो आप चाचा जी के बारे में कह सकते हैं क्या कि कुछ चाचा माता होते हैं क्या, आप कहिएगा नहीं। कुछ चाचा जी जो होते हैं वह महिला होते हैं क्या, आप कहिएगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि चाचा जी बिल्कुल अलगे हो जाएंगे। यानी इसका जो सही बेन आरेख जो बनेगा, यानी डायग्राम जो बनेगा यही बनेगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 76 नंबर। इसमें आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, आरेख दिया हुआ है। निम्नलिखित आरेख में से कितनी प्लास्टिक हरी है। पूछ रहा है कि कितने प्लास्टिक ऐसे हैं जो कि हरी है। तो सोचिए कि यहाँ पे जो हरा कलर में है वह किसको दर्शा रहा है, तो त्रिभुज। यानी त्रिभुज जो है वह दर्शा रहा है कि यह हरा कलर है, यानी त्रिभुज के घेरा के अंदर जो भी आएगा वो सब हरा होगा। प्लास्टिक कौन होगा, तो वृत्त के अंदर जो भी होगा वह सब प्लास्टिक होगा। जबकि लकड़ी, तो आयत के अंदर जो भी आएगा वह सब लकड़ी होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों से पूछा है कि कितनी प्लास्टिक जो है वह हरी है। तो देखिएगा यहाँ पे प्लास्टिक, तो यहाँ पे हम लोग को देखना, ध्यान रखना है कि प्लास्टिक बोल रहा है तो वृत्त के अंदर ही देखना है, और बोला कि हरा है तो इसका मतलब क्या है कि वृत्त के अंदर जो है और हरा के अंदर भी होना चाहिए। तो वह है आपका 4 और 1, 4 और 1 है। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो 5 ऐसे हैं जो कि 5 ऐसे प्लास्टिक जो है वह क्या है, तो हरे हैं, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बोला कि एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। तस्वीर में किसका फोटो है, तो आदमी का फोटो है। मान के चलिए तस्वीर है और इसमें आदमी है,
और इस आदमी के बारे में एक महिला कह रही है उसके भाई, किसके, तो ये आदमी के भाई, तो इसका भाई इसी के जेनरेशन में होगा, उसका भाई का पिता, यानी उस आदमी के भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता बेटा है। अब सोच के देखिए कि महिला बोल रही है कि उस आदमी के भाई का जो पिता है ना, वो मेरे दादा का इकलौता बेटा है। अब सोच करके देखिए कि आप अपने ऊपर लेकर के देखिएगा कि आपके दादा के इकलौता बेटा, यानी एक के वो बेटा है ये आपके दादा के पास, तो वह कौन होंगे? आप कहिएगा कि पिताजी ही होंगे, क्योंकि दादा के एक के वो बेटा होवे करेंगे तो दादा किसको बोलेंगे? तो पिताजी के पिता को बोलेंगे, है ना। तो यहां पे देखिएगा कि वह महिला जो है वह बोल रही है कि इस आदमी के भाई का जो पिता है ना, वो मेरे दादा के इकलौता पुत्र है। इसका मतलब क्या है कि यहां पे इसका आदमी का वो बहन ही होगी, महिला, या फिर महिला के ही पिताजी होंगे, महिला के ही पिता होंगे। वो भी पिता कैसे होंगे? तो इस महिला के दादा, यहां पे लिखते हैं दादा, महिला के दादा का एकमात्र पुत्र इसके भाई का पिता है। इसका मतलब क्या है कि महिला का ही पिता और इसके दादा का एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र या इकलौता पुत्र। अब यहां पे समझिएगा कि क्वेश्चन बन गया और बोला है कि महिला उस तस्वीर वाले पुरुष से क्या संबंध रखता है। तो यहां पे देखिएगा कि महिला जो है तस्वीर वाले पुरुष से, यानी किससे? तो जिससे बोलेगा उसी से रिलेशन फरियाना है। तो यहां पे बोला है क्या कि ये महिला जो है इस आदमी से कैसे संबंधित है, यानी ये आदमी जो है इस महिला को क्या कहेगा। तो सोचिए कि ये इसका ही बहन ही होगी, क्योंकि यहां पे देखिए इसके भाई के पिता है और इसका भी पिता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपस में यह भाई बहन ही है ना। तो ये महिला जो है इस आदमी की बहन हो जाएगी और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, कथन और निष्कर्ष का यह क्वेश्चन है, तो इसे समझने वाला है। कथन में देखिएगा बोला कि सर्वप्रथम यूरोप में शुरू हुई औद्योगिक क्रांति ने आधुनिक युग को जन्म दिया है। यहां पे बोला है क्या कि आधुनिक युग को कौन जन्म दिया? तो सर्वप्रथम यूरोप में शुरू हुई औद्योगिक क्रांति ने ही आधुनिक युग को जन्म दिया है। निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है? तो पहला निष्कर्ष देखिएगा कि अमीर और गरीब के बीच की असमानता के फलस्वरूप क्रांति हुई है। तो ऐसा तो इसमें आपको नहीं दिया गया है, यानी कथन में ऐसा कोई जिक्र अमीर गरीब का नहीं है। दूसरा देखिएगा कि क्रांति समाज में सुधार लाती है, तो बिल्कुल सुधार लाती है, क्योंकि यहां पे देखिए बोल रहा है क्या कि औद्योगिक क्रांति ने आधुनिक युग को जन्म दिया। तो आधुनिक युग कब आता है? जब परिवर्तन होता है किसी भी चीज में। अभी जैसे मान के चलिए कि अभी आप कह सकते हैं कि आधुनिक युग चल रहा है, यानी टेक्नोलॉजी का दुनिया है, यानी इसमें तरह तरह के चीज विकसित होते रहते हैं। तो सोच के देखिए कि जब विकसित होंगे यानी क्रांति समाज को सुधार लाती है, तो बिल्कुल लाती है। तो आपका दूसरा जो है वह कथन के अनुसार बिल्कुल सही हो जाएगा, दूसरा निष्कर्ष, जबकि पहला जो है यह गलत हो जाएगा। तो इसमें देखिए कि ये ऑप्शन नंबर ए में है, केवल निष्कर्ष 2 उपयुक्त है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें बोला है क्या कि कूट भाषा में ह्यूमिडिटी, HUMIDITY, ह्यूमिडिटी को लिखा जाता है HIMIDITY, यह लिखा जाता है। तो बोला क्या कि उसी कूट भाषा में पॉलिटिक्स को कैसे लिखा जाएगा? POLITICS को कैसे लिखा जाएगा, ये चीज पूछा जा रहा है। तो यहां पे देखिएगा कि जो काम ये दोनों में हुआ है वही काम इसमें भी करेंगे तो हमारा आंसर प्राप्त होगा। कोडिंग डिकोडिंग का रूल है कि जो काम इसमें और इसमें हुआ है वही काम हमको क्या करना है कि इसमें करना है, तो आपका आंसर प्राप्त हो जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे कि इसमें और इसमें क्या समानता है, यानी क्या किया गया है इसमें। तो आपको दिख रहा होगा कि आप कह सकते हैं कि HU है और इसको पलट दिया गया, तो UH हो गया, यानी उलट दिया गया है। U को इधर लिखा गया और H को इधर लिखा गया, तो देखिए ये वाला मिल गया। MI है तो IM कर दिया गया, DI है तो ID कर दिया गया। इसमें एक ही I होना चाहिए। यहां पे देखिए
UHIMIDITY, एक ही आई होना चाहिए, एक एक्स्ट्रा लिखा गया। अब यहाँ पे देखिए कि DI है तो इसमें भी इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ID हो जाएगा। इसका देखिएगा यहाँ पे कि TY है और इसको भी पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, YT हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि प्रत्येक 2 लेटर को लेकर के पलट दिया गया है, तो इसमें भी आप 2 लेटर को लेकर के पलटिए। तो PO है तो OP हो जाएगा, LI है तो IL हो जाएगा, TI है तो IT हो जाएगा, इसका CS है तो SC हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 80 नंबर। इसमें बोला क्या कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति में प्रश्न चिन्ह व्हाट के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी। तो यहां पे देखिएगा कि व्हाट के स्थान पर क्या आएगा। तो आपको लग रहा होगा यहां पे कि 3 का स्क्वायर है 9, ये जो है 4 का स्क्वायर है और यह 5 का स्क्वायर है। उसी प्रकार यहां पे देखिएगा कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है। तो आपको एक चीज अनुमान लग रहा होगा कि देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, यानी एक एक वृद्धि करके स्क्वायर है। किधर से, तो इस प्रकार क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के दिशा में। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए कि इसमें भी आपको दिख रहा होगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, यानी 2 3 4 एक एक वृद्धि करके। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका 3 के स्क्वायर तो देखिए 9 है, तो 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, तो व्हाट के स्थान पर क्या होना चाहिए, तो 4 होना चाहिए, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के लिए निर्देश देखिएगा, प्रश्न संख्या 81 से 83 के लिए 7 व्यक्ति है ABCDEF तथा G एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि 4 व्यक्तियों का चेहरा उत्तर की ओर में है तथा शेष 3 व्यक्तियों का चेहरा दक्षिण दिशा में। यानी 4 व्यक्ति है उसका चेहरा जो है उत्तर दिशा में है और बाकी बात 3 व्यक्ति का जो चेहरा है वह दक्षिण दिशा की ओर है। A एक छोर पर बैठा है और उसके दाहिने चौथे स्थान पर C है, जिसके बाएं तीसरे स्थान पर F है। B एवं D एक दूसरे के ठीक बाएं है तथा D के ठीक दाहिने F है, E के ठीक दाहिने G है और E किसी छोर पर नहीं। कुछ हो समझ में आया, कहिएगा जी ना। तो देखिए यहाँ पे कि इसको बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको बैठाएंगे तो 2 लकीर कम से कम खींचिए, यानी 2 लाइन कम से कम खींचिए। एक ही लाइन पर बैठाना है लेकिन 2 लाइन खींच करके हम लोग बनाएंगे कि आसान हो जाए, यानी बैठाने में दिक्कत ना होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि दिशा बाद में देखेंगे। 7 व्यक्ति को बैठा देते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 व्यक्ति हो गए। इसमें भी 7 व्यक्ति डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 6 और एक इधर डाल देते हैं 7। इसमें भी 7 व्यक्ति हो गया, उसमें भी 7 व्यक्ति हो गए। अब देखिएगा यहाँ पे कह रहा है क्या कि A एक छोर पर बैठा, A एक छोर पर बैठा है। इसका मतलब क्या है कि मान के चलिए कि कौन सा छोर पर है वो चीज पता नहीं। A जो है एक छोर पर है, छोर मतलब क्या होता है, अंतिम में, या तो शुरू में होगा और नहीं तो अंतिम में होगा। अगर हम पहला फिगर में, जैसे पहला हो गया या दूसरा हो गया, पहला फिगर में अगर हम शुरू में बैठा देते हैं A को, तो दूसरा में कहां बैठाएंगे, अंतिम में बैठा के देखते हैं। इसका ठीक उल्टा सोचना है, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है, या तो शुरू में होगा नहीं तो अंतिम में होगा। तो इसमें हम लोग शुरू में रख दिए हैं और इसमें क्या किया कि अंतिम में रख दिए। A एक छोर पर बैठा है और उसके दाहिने चौथे स्थान पर C है, इसके दाहिने चौथे स्थान पर C है। अब यहां पे देखिएगा कि इसके दाहिने चौथे स्थान पर C है, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर इसका मुंह जो है किधर होगा, उत्तर की ओर होगा, यानी ऊपर जो होता है उत्तर होता है और नीचे जो होता है वह दक्षिण होता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए कि इसका जो मुंह उत्तर की ओर होगा तो इसका दाहिना इधर होगा, दाहिना इधर होगा। अगर इसका मुंह दक्षिण की ओर होगा तब दाहिना इधर होगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। यानी इधर से राइट होगा और इसके लिए इधर से राइट होगा, इसके लिए, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा कि बोला है और उसके दाहिने चौथे स्थान पर C है। चौथे स्थान पर C को रखिएगा तो 1 2 3 4, यानी इसके दाहिने चौथे स्थान पर तो 1 2 3 4 यहां पे C होगा।
या फिर यहां से हम लोग देखते हैं तो 1 2 3 4, या तो यहां सी होगा। जिसके बाएं तीसरे स्थान पर F, जिसके बाएं तीसरे स्थान पर F है। अब सोच के देखिए कि अगर इसका मुंह ऊपर की ओर होगा तो इसका बाएं इधर होगा, अगर इसका मुंह दक्षिण की ओर होगा तो इसका बाएं किधर होगा, इधर होगा। तो सोचिए कि अगर दक्षिण की ओर हम कर देते हैं इसका मुंह, तो फिर इसका बाएं क्या होगा, तीसरा नंबर पर F कहां आ जाएगा, क्योंकि यहां पे देखिए 2 ही आदमी बचल है, तो तीसरा तो है नहीं कोई। तो यहां पे क्या करते हैं कि ऊपर की ओर ही कर देते हैं, और इसके बाएं जो है तीसरे नंबर पर कौन है, F है। तो इसके बाएं तीसरे नंबर पर F है, तो इसके बाएं देखिए 1 2 3, तीसरा नंबर पर कौन होगा, तो F होगा। और F का चेहरा जो है उत्तर की ओर है कि दक्षिण की ओर, ये चीज नहीं दिया गया। फिर आगे देखिए, और इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे इसमें भी आपको देखना होगा कि मानिए चलिए कि यदि C का मुंह जो है दक्षिण की ओर होगा तो इसका बाएं इधर होगा, तो इसका बाएं इधर होगा, तो इसके तीसरे स्थान पर कौन है, तो F है। तो 1 2 3 यानी यहां पर F होगा, ये भी आप कह सकते हैं। अब फिर आगे देखिए कि B एवं D एक दूसरे के ठीक बाएं हैं। अब देखिए B और D जो है ना, एक दूसरे के ठीक बाएं हैं। तो एक दूसरे के ठीक बाएं कब होगा, जब मान के चलिए कि यहां पे अगर हम B को बैठा देते हैं, यहां पर B को बैठाते हैं, तो इसका चेहरा किधर कर देते हैं, दक्षिण की ओर, तो इसका बाएं हो जाएगा इधर, तो इधर D हो जाएगा। अगर इसका चेहरा हम ऊपर की ओर कर देते हैं तो इसके देखिए, इसके ठीक क्या हो जाएगा, बाएं। तो दोनों जो है एक दूसरे के बाएं हैं। तो आप कहिएगा कि यहां भी तो 2 गो है, यहां भी 2 गो है, तो हम लोग यहां तो बैठा सकते हैं। तो अभी रुक जाइए, हो सकता है कि यहां भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा, यहां भी बैठा सकते हैं, लेकिन आगे देख लेते हैं इस चीज को, ठीक है। तथा D के ठीक दाहिने F है। अब देखिए D के ठीक दाहिने F, तो F जो होगा D के ठीक दाहिने होगा, तो इसका मतलब क्या है कि F जो है, F D के ठीक दाहिने है। तो D के ठीक दाहिने F कब होगा, इसमें तो होगा नहीं। अगर इसमें होगा तो D को यहां पे होना चाहिए, D को यहां पर होना चाहिए, और इसका मुंह जो है किधर होना चाहिए, तो दक्षिण की ओर होना चाहिए। D का मुंह दक्षिण की ओर होना चाहिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। यहां देखिए इसके ठीक दाहिनी ओर कौन है, तो F है। लेकिन यहां पे समझिए, अगर इसका ठीक जो दाहिना यानी D के ठीक दाहिने F है, तो सोच के देखिए कि इसका ठीक दाहिना अगर F हो जाएगा, क्योंकि यहां पे अगर हम देखते हैं कि ये D को अगर उत्तर की ओर खड़ा करते हैं तो इसका बायां हो जाएगा, जबकि दक्षिण की ओर ही खड़ा करने के बाद क्या होगा कि D के ठीक दाहिना कौन आएगा, तो F आएगा। तो यहां पे देखिए मामला कैसे अब गड़बड़ हो रहा है। तो अगर यहां पे D हो गया तो यहां पे आपको B रखना होगा, और पहले ही बोल दिया है कि B एवं D जो है एक दूसरे के ठीक बाएं, तो एक दूसरे के ठीक बाएं है, तो इसका मुंह तो कंफर्म है कि इसके अनुसार कि D जो है दक्षिण की ओर है। तो इसका देखिए कि इसके बाएं तो B है, इसके बाएं जो है B है, और B के भी बाएं D है। ये चीज दिख रहा है आपको, यानी B के ठीक बाएं D है, और B जो है D के ठीक बाएं है। तो यहां तक ये भी ठीक जा रहा है। E के ठीक दाहिने G है, E के ठीक दाहिने कौन है, तो G है। देखिएगा यहां पे कि E के ठीक दाहिने कौन है, तो G है। अब E कहां होगा, तो यहां पे ही होगा कहीं, E के ठीक दाहिने G है। तो अगर E का मुंह ऊपर की ओर होगा तब नहीं, इसका दाहिना कौन होगा, G होगा, यहां पर G हो जाए। और E किसी छोर पर नहीं है, और E देखिए कि कोई छोर पर नहीं है। तो देखिए E जो है ना इस छोर पर है ना इस छोर पर है, तो कंफर्म हो गया। अब यहां पे देखिएगा कि आपको दिख रहा होगा कि 1 2 3 4 यानी 4 व्यक्ति जो है उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। तो यहां पे पहले ही बोल दिया था कि 4 व्यक्तियों का चेहरा उत्तर की ओर है। तो देखिए 4 व्यक्ति मिल गया जिसका चेहरा उत्तर की ओर है, E हो गया, C हो गया, B हो गया और A हो गया। तो बाकी बात जो बचेगा उसका चेहरा क्या होगा, तो दक्षिण की ओर होगा। इसका चेहरा हम लोग दक्षिण की ओर कर देते हैं, यानी F का चेहरा कंफर्म रूप से दक्षिण की ओर होगा। इसका यहाँ पे देखिएगा कि कौन बच रहा है, एक तो D हो ही गया है और एक बच रहा है G, इसका भी चेहरा दक्षिण की ओर ही होगा। अब देखिए यहाँ पे इसका कोई जरूरत नहीं है, अब दूसरा फिगर का वो आपका एडजस्ट हो चुका है, ये वाला आपका एडजस्ट हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है 81 नंबर कि किन व्यक्तियों का चेहरा दक्षिण दिशा में है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 81 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है
कि कौन से व्यक्ति है, कौन कौन से व्यक्ति उसका चेहरा दक्षिण की ओर है। तो दक्षिण की ओर चेहरा वाला कौन है, तो एफ है, डी है और जी है, यानी एफ डी जी होगा। तो देखिए एफ डी जी किस में है, तो जी डी एफ ऑप्शन नंबर ए में है। पहले दे दिया है जी, इसका डी, इसका एफ, जी डी एफ है ना। तो जी डी एफ जो है ये तीनों व्यक्ति का चेहरा दक्षिण की ओर है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है 82 नंबर कि पंक्ति में सबसे दाहिने कौन है, पंक्ति में सबसे दाहिने कौन है। तो यहां पे देखेंगे शुरू में कि इसका ए का मुख किधर है, उत्तर की ओर है, और ठीक दाहिने बोला, तो आपके ठीक दाहिने कौन होगा, बस इतना ही सोचना, आपके ठीक दाहिने कौन होगा। तो दाहिना कहिएगा तो आपको लगेगा क्या कि इधर दाहिना है ना। तो सबसे अंतिम में कौन है, यानी दाहिने, तो जी है, तो जी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। कौन होगा, तो जी हो जाएगा। इसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एफ के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, एफ के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है। तो देखिएगा एफ के बाएं तीसरे स्थान पर, तो एफ का मुंह किधर है, दक्षिण दिशा में है, तो दक्षिण दिशा में है, तो इसका बाएं किधर होगा, इधर होगा। तो इसके बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, तो 1 2 3, तीसरा स्थान पर कौन आ गया, तो सी आ गया। तो सी कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यानी सी। तो यह क्वेश्चन यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बतलाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 84 नंबर, इसमें बोला क्या कि पौधों की पंक्ति में हरा पौधा दोनों छोर से 21वां है, पंक्ति में कुल कितने पौधे हैं। तो देखिएगा कि प्रारंभ से भी हरा पौधा जो है 21 नंबर पर है, यानी 21वां है, और अंतिम से भी हरा पौधा जो है वह 21वां है, 21वां ही, यानी हरा पौधा जो है पंक्ति में दोनों छोर से, इसका मतलब क्या कि प्रारंभ से भी 21वां है और अंतिम से भी गिनिएगा तो 21वां है। तो यहां पे बोला क्या कि पंक्ति में कुल कितने पौधे हैं, यानी इस पंक्ति में कुल कितने पौधे हैं। तो सोच के देखिए कि अगर यहां से प्रारंभ से यह 21वां है, इसका मतलब इससे पहले 20 पौधा होगा, और अंतिम से 21वां है, इसका मतलब इससे पहले भी 20 पौधा होगा, है ना। तो देखिएगा कि 20 पौधा अब प्लस एगो हरा पौधा है कि एक ना है हरा पौधा, अब प्लस में इससे फिर उधर में 20 पौधा, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 20 और 20 40 और 1 41। तो पंक्ति में कुल 41 पौधे हैं और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, एक परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, इसका मतलब 2 पुरुष होगा और 2 लेडीज होगी, यानी औरत होगी। प्रतिशत के 2 बच्चे हैं। अब देखिए प्रतिशत जो है उसके पास 2 बच्चा है, ए @ की पत्नी है। अब यहां पे देखिए ए जो है @ की पत्नी, यह एक स्टेप हो गया। तो ए जो है @ की पत्नी है, इसका मतलब एक जोड़ा यहां से निकल गया, तो @ जो होगा ए का पति होगा। जैसे में आप ये भी कह सकते हैं कि ए जो है @ की पत्नी है, तो ए का ई पति हो जाएगा। अब आगे देखिए कि क्या कर रहा है, जो स्टार का भाई है, जो स्टार का भाई है, तो देखिए जो किसके लिए, तो कॉमा वाला के बाद के लिए, जो जब भी बोलेगा तो किसके लिए, तो कॉमा वाला के बाद के लिए, यानी @ के लिए। जो हैज का भाई है, स्टार नहीं है सॉरी, हैज का भाई है, तो देखिए जो हैज का भाई है कौन, @, तो यहां से देखिए कि हैज हो गया और इसका ही भाई, इसका ही भाई है। और फिर आगे कह रहा है एफ प्रतिशत की बेटी, एफ जो है प्रतिशत की बेटी है। तो यहां पे देखिए प्रतिशत के पास 2 बच्चे हैं और यहां पे बोला कि एफ जो है प्रतिशत की बेटी है, यानी शुरुआत में ही बोला है कि प्रतिशत के 2 बच्चे हैं और एफ प्रतिशत की बेटी है। तो यहां से हम लोग अभी इसका रिलेशन में नहीं आ रहा है तो अभी नहीं लिखेंगे। यू एस की बहन है जो @ का बेटा है। अब देखिए यहां पे यू जो है एस की बहन है जो @ का बेटा है, तो @ का बेटा कौन, एस, एस जो है @ का बेटा, एस @ का बेटा। और यहां पे देखिए कि यू के बारे में बोल रहा है कि यू जो है एस की बहन है, यू जो है एस की
बहन, यू एस की बहन है, इसका मतलब क्या कि एट द रेट का यह कौन, यू बेटी हो जाएगी। क्या कीजिए, इसका देखिए बेटा की बहन बेटी, टी हैज का बेटा है, टी जो है हैज का बेटा है। अब यहां पे देखिएगा कि टी जो है हैज का बेटा, जो एक पुरुष है, जो एक पुरुष है, जो कौन, हैज, हैज जो है एक पुरुष है, इसका मतलब है कि ये इसका भी भाई होगा। ठीक है, हैज जब पुरुष हो जाएगा तो सोचिए कि ये हैज का एट द रेट भाई है, तो हैज भी हो जाएगा कौन, एट द रेट का भाई हो जाएगा। ए प्रतिशत से किस प्रकार संबंधित। अब यहां पे समझिए, बोला कि प्रतिशत के पास 2 बच्चे और एफ जो है प्रतिशत की बेटी, और एक परिवार में 2 विवाहित दंपति है। कहने का मतलब क्या है कि 2 जोड़ा है, यानी 2 पति और 2 पत्नी। तो सोचिए कि एक जोड़ा तो यहां से निकल गया, अब इसका ये भाई है, और यहां पे बोला जा रहा है कि प्रतिशत के पास 2 बच्चे हैं, और यहां बोला कि एफ जो है प्रतिशत की बेटी है, यानी जो छूटा हुआ है उसको हम पढ़ रहे हैं, आप देखिएगा। फिर कह रहा है कि ये ए जो है प्रतिशत से किस प्रकार संबंधित है। तो यहां पे देखिए कि प्रतिशत के पास 2 बच्चे हैं, और एक बोल रहा है क्या कि ये एफ जो है प्रतिशत की बेटी है। तो और बाकी बात कोई नहीं आ रहा है। अगर हम यहां पे क्या करते हैं कि प्रतिशत को हैज की पत्नी बना देते हैं, तो सोच के देखिए कि प्रतिशत अगर हैज की पत्नी अगर हो जाएगी तो इसका ही पति, यानी प्रतिशत का हैज कौन, पति। और सोच के देखिए कि पति का अगर बेटा है तो ये भी कहेगी कि ये मेरा भी बेटा है, और प्रतिशत के पास क्या है कि 2 बच्चे हैं, और एक चीज बोल रहा है कि एफ जो है प्रतिशत की बेटी है। अब सोच के देखिए कि प्रतिशत की बेटी जो है एफ है बेटी, और बाकी बात डाटा आपको नहीं दिया गया है, तो सोचिए कि टी क्या होगा, तो बेटा होगा, क्या कि इसके पति का बेटा है तो इसका भी बेटा। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन के अनुसार हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हम लोग को क्या करना था कि 2 दंपति यहाँ से, यानी 2 विवाहित जोड़ा हम लोग को निकालना था। तो 2 विवाहित जोड़ा यहाँ से निकल गया, एक प्रतिशत और एक हज, और एक एट द रेट और एक ए। अब यहां से क्वेश्चन बन चुका है। हम लोगों से पूछा है कि ए प्रतिशत से किस प्रकार संबंधित, यानी ए जो है प्रतिशत से किस प्रकार संबंधित। तो यहां पे देखिएगा कि प्रतिशत से किस प्रकार संबंधित है ए। तो सोच के देखिए कि इसका ई पति है और पति का भाई है, और पति के भाई की पत्नी, पति के भाई की पत्नी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन में क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है। तो अगर छोट होगी तो देवरानी, अगर छोटी होगी तो देवरानी, और बड़ी होगी तो जेठानी, है ना। तो देवरानी या जेठानी आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा देवरानी या जेठानी। आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन के लिए निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 86 से 88 तक 8 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके समान दूरी पर खड़े। देखिएगा यहाँ पे हम समय को देखते हुए क्या किए हैं कि जो पहले से हम लिख लिए हैं इसको, और ऐसे प्रश्न को क्या करेंगे कि 2 फिगर के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और जल्दी से यह क्वेश्चन बनेगा। अगर 2 फिगर के सहारे आप बनाइएगा तो जल्दी से बनेगा। तो यहाँ पे क्या किए कि फिगर 1 में 8 व्यक्ति को हम एडजस्ट कर दिए हैं जो कि उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, और यहाँ पे देखिएगा कि दूसरा फिगर में भी उसी प्रकार हम लिख दिए। बोला क्या कि ई के दाएं 2 से कम व्यक्ति खड़े हैं। अब देखिएगा कि ई के दाएं 2 से कम व्यक्ति खड़े हैं, तो 2 से कम क्या होगा, 1 होगा, या फिर नहीं भी हो सकता है। 2 से कम कहने का मतलब क्या है कि 2 से कम मतलब क्या कि जरूरी नहीं कि 1 ही होगा, नहीं भी हो सकता है। तो सोच के देखिए कि ई को आप कहां रखिएगा। अगर ई को हम यहां रखते हैं तो ई के दाहिने 2 से कम व्यक्ति है, यानी 1 व्यक्ति हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब ई यहां पर होगा, यहां होगा, नहीं तो यहां होगा। ई तथा एफ के मध्य केवल 2 व्यक्ति खड़े हैं। ई और एफ के मध्य केवल 2 व्यक्ति खड़े हैं, तो सोचिए ई यहां होगा तो एफ यहां होगा। ई और एफ के बीच में केवल 2 व्यक्ति खड़े हैं, तो देखिए यहां पे 2 व्यक्ति हैं, यहां भी हम लोग लिखते हैं तो एफ यहां पे हो जाएगा इसके अनुसार। अब देखिएगा आगे कि जितने व्यक्ति एफ के बाएं खड़े हैं, यानी जितने व्यक्ति जो है एफ के बाएं खड़े हैं उतना ही व्यक्ति एच के दाएं खड़े हैं। तो
तो देखिए एफ के इसमें हम लोग देखते हैं पहला फिगर के अनुसार कि एफ के बाएं कितने व्यक्ति है, तो 1 2 3 उतना ही व्यक्ति एच के दाएं होना चाहिए। तो यहां पे देखिएगा कि एच के दाएं उतना ही व्यक्ति कब होगा, जब हम एच यहां पे रखेंगे। एच यहां रखिएगा तो देखिएगा कि एफ के बाएं कितना है, 3 व्यक्ति है, तो एफ के बाएं 3 व्यक्ति है, तो एच के दाएं भी उतना ही व्यक्ति होना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 एच के दाएं भी उतना ही। अब यहां पे कहां रखना पड़ेगा, तो देखिए एफ के बाएं कितना व्यक्ति है, तो 1 2 3 4 व्यक्ति है, तो एच के दाएं भी 4 व्यक्ति होना चाहिए। तो एच को यहां पे रखिएगा तब तो इसके दाहिने 4 व्यक्ति होगा, यानी 1 2 3 4। ठीक है। बी तथा सी के मध्य केवल एक व्यक्ति खड़ा होता है। बी और सी के बीच में क्या होता है कि केवल एक व्यक्ति खड़ा होता है, यानी बी और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति खड़ा होता है। तो यहां पे देखिए बी और सी न तो यहां होगा, हाँ यहां पे हो सकता है लेकिन इसमें नहीं होगा, इसमें हो सकता है, यानी बी को आप यहां लिखिएगा तो सी को आपको यहां पे लिखना होगा। कच्चा काम इससे करते हैं हम लोग, ये फिक्स नहीं है। अगर बी को हम यहां रखते हैं तो सी को यहां रखना होगा, और यहां तो बैठेगा ही नहीं, क्या कीजिए बी और सी नहीं बैठेगा। तो बी को यदि आप यहां रखिएगा तो सी यहां होगा, या फिर सी को यहां रखिएगा तो बी यहां होगा। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा कि देखिए बी और सी के बीच में एक व्यक्ति है, यहां भी देखिए बी और सी के बीच में एक व्यक्ति है, यहां भी बी और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति है। जी सी के दाएं किसी भी एक स्थान पर खड़ा होता है, यानी जी जो है सी के दाएं किसी भी एक स्थान पर खड़ा होता है। तो सोचिए कि सी के दाएं किसी भी एक स्थान पर खड़ा है, तो इसमें भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें बोला क्या कि सी के दाएं किसी भी एक स्थान पर जी होगा। तो यहां पे देखिएगा कि सी अगर यहां पे बैठा दीजिएगा तो जी कहां जाएगा, नहीं होगा। या फिर आप यहां पे सी लिखिएगा यहां पे बी लिखिएगा तो पर भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए सी के दाएं किसी भी एक स्थान पर तो ई बैठा हुआ है बी बैठा हुआ है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये आपका नहीं होगा। ये तो ए वाला होगा नहीं तो ए वाला होगा। अब इसे कह रहा है क्या, आगे कह रहा है कि ए डी के ठीक दाएं खड़ा होता है। ए जो है डी के ठीक दाएं खड़ा होता है। तो सोच के देखिए कि ए जो है डी के ठीक दाएं ओर है, तो ए को अगर हम यहां पे रखते हैं तो इसके ठीक दाएं ओर नहीं होगा। ए को यहां रखिएगा तो ठीक दाएं ओर डी नहीं होगा। लेकिन यहां पे देखिए इसमें हो सकता है, हो सकता है कैसे, तो यहां पे देखिए कि ए जो है डी के ठीक दाईं ओर खड़ा है, तो ए को हम यहां रखेंगे और डी को यहां रखेंगे, तो डी के ठीक दाईं ओर कौन है, तो ए है। तो ए चीज यहां से कंफर्म हो रहा है। और भी कोई बच गया क्या, बी तथा सी के मध्य केवल एक व्यक्ति खड़ा होता है। तो यहां पे देखिए बी और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति खड़ा होता है, तो बी और सी के बीच में यहां पे केवल एक व्यक्ति खड़ा है, तो यहां पे देखिए एक व्यक्ति होगा। जी जो है सी के दाएं किसी भी एक स्थान पर है, तो जी जो है सी के दाएं किसी एक स्थान पर, तो देखिए यहां पे अब गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ क्या हो रहा है, तो देखिए यहां पे अगर हम इसको लिखते हैं तो सी के दाएं किसी एक स्थान पर जी होना चाहिए, जबकि यहां पे देखिए कोई स्थान है खाली नहीं, तो सी यहां पे नहीं होगा। अगर सी को हम यहां कर देते हैं और बी को यहां कर देते हैं तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला रहा था कि बी और सी के बीच में एक व्यक्ति खड़ा है, ये चीज भी हो जाएगा। और यहां पे ये भी हो जाएगा कि जी जो है सी के दाहिने किसी भी एक स्थान पर है, तो यहां पे देखिए यहां पे जी आ जाएगा, क्योंकि सी के ठीक दाहिने या फिर सी के दाहिने किसी भी स्थान पर, तो एक भी स्थान खाली था तो यहां पे हो गया। तो इसका कोई जरूरत नहीं, यानी पहला फिगर का कोई जरूरत नहीं है, हम लोग का क्वेश्चन बन गया। तो देखिए यहां से आंसर निकालना है सिर्फ। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जी तथा एच के बीच कितने लोग खड़े हैं। तो देखिए जी और एच के बीच में, जी तथा एच के बीच में कितने लोग हैं, देखिए एक आदमी है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 1। अगला देखिएगा 87 नंबर में कहता है कि एफ के संदर्भ में ए का स्थिति क्या है। एफ के संदर्भ में ए का स्थिति, तो दाएं से दूसरा है, क्योंकि एफ के दाएं किधर होगा, इधर होगा, तो दाएं से दूसरा है। तो देखिए ठीक बाएं है नहीं, ठीक दाएं है नहीं है, दाएं से तीसरा है नहीं, दाएं से दूसरा है, तो बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दाएं से दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 88 नंबर, इसे बोला क्या कि खाली स्थान के बाएं उतने ही व्यक्ति खड़े हैं जितने कि डी के दाएं। तो देखिए डी के दाएं कितने लोग खड़े हैं, तो डी के दाएं 2 लोग हैं, डी के दाएं 2 लोग हैं। अब खाली स्थान पर क्या होगा, तो देखिए खाली स्थान पर क्या होगा, जो कि उतना ही लोग होना चाहिए उसके बाएं, तो आप कहिएगा कि बी होगा,
क्योंकि बी के बाएं उतना ही लोग है जितना कि डी के दाहिने, है ना। तो डी के दाहिने 2 लोग हैं, तो उसी प्रकार बी के बाएं क्या हो जाएगा, 2 लोग हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला कि डैश डैश के बाएं उतने ही व्यक्ति खड़े होते हैं जितने कि डी के दाएं होते हैं। तो डी के दाएं अगर 2 व्यक्ति है तो कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिसके बाएं भी उतना ही लोग है, यानी बी है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। कौन, तो बी, यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 89। 6 वस्तुएं जी, एच, एल, एम, आर तथा टी को एक के ऊपर एक रखा गया है। अब यहां पे देखिए कि ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे आप सीधा क्या कीजिए कि 2 फिगर बनाइए, इससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। यहां पे 2 फिगर हम बना देते हैं। कितना पुस्तक है या वस्तु है, तो 6 वस्तु है। तो 6 वस्तु को हम लोग इस प्रकार एडजस्ट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 वस्तु हो गए। अब यहां पे देखिएगा कि बोल रहा है कि H तथा M के मध्य 3 वस्तुएं हैं। H और M के बीच में 3 वस्तु है। फिर आगे कह रहा है कि L सबसे ऊपर नहीं है, यानी L जो होगा वह सबसे ऊपर नहीं होगा। तो L जो है इसमें भी सबसे ऊपर नहीं होगा और इसमें भी सबसे ऊपर नहीं होगा, यानी L जो होगा सबसे ऊपर इसमें भी नहीं होगा और इसमें भी नहीं होगा। H M के नीचे है, H M के नीचे है। फिर आगे देखिए कि M सबसे ऊपर नहीं, M जो है सबसे ऊपर नहीं है, इसका मतलब कि M यहां भी नहीं होगा, यानी M और L ऊपर नहीं होगा। फिर आगे कह रहा है कि R तथा G के मध्य 3 वस्तुएं हैं, T G के ऊपर है, निम्नलिखित में से कौन सा सही हो सकता है। अब यहां देखिए कि जो हम लोग अब बैठाएंगे कि H तथा M के मध्य 3 वस्तु है, H तथा M के बीच में 3 वस्तु है। तो यहां पे देखिएगा कि M तो यहां पे होगा नहीं, तो अगर M यहां पे हम लिखते हैं तो H यहां पे होगा, क्योंकि हम लोगों से बोला है कि M और H के बीच में 3 वस्तु है। तो देखिए 3 वस्तु 1 2 3, अगर M ऊपर होगा तो H यहां पे होगा, नीचे होगा। तो H तथा M के मध्य 3 वस्तु है। तो इस फिगर के लिए, यानी पहला फिगर के लिए हम लोग M को यहां लिखे हैं, तो दूसरा फिगर के लिए क्या करते हैं कि H को यहां लिख देते हैं और M को यहां लिख देते हैं। अभी भी देखिए कि H और M के बीच में कितना वस्तु है, तो 3 वस्तु है। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। और फिर आगे कह रहा है क्या कि L सबसे ऊपर नहीं है, ये तो हो गया है। H M के नीचे है। अब देखिए H जो है M के नीचे है, तो H जो है M के नीचे है, तो देखिए M के नीचे यहाँ पे कोई है नहीं है, तो इसके अनुसार नहीं बनेगा पहला, यानी दूसरा फिगर इसको मान लीजिए, इसको दूसरा कर दीजिए। तो पहला फिगर के अनुसार देखिए यहाँ पे कि बोल रहा है क्या कि H जो है ना M के नीचे होना चाहिए, तो M के नीचे होना चाहिए, तो नीचे कहीं भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जब M यहाँ पे आ गया तो क्या इसके नीचे किसी को रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर M यहाँ पे है तो H नीचे है। चलिए ये बात सही है। आगे फिर कह रहा है क्या कि M सबसे ऊपर नहीं है, वो हो चुका है। R तथा G के मध्य 3 वस्तुएं, R तथा G के बीच में 3 वस्तु है। तो सोचिए कि अगर हम R को यहां पे रखते हैं तो G को यहां रखना होगा, अगर R को यहां रखिएगा तो G को यहां रखना होगा, क्योंकि ये दोनों के मध्य में, यानी R और G के मध्य में कितना वस्तु है, तो 3 वस्तु है। अगर यहाँ पे G होगा तो यहाँ पे R होगा, और यहाँ पे R होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो G होगा। और 3 वस्तु है दोनों के बीच में, देखिए 1 2 3 वस्तुएं हैं। T G के ऊपर है। अब देखिए T जो है G के ऊपर है, तो सोचिए कि G यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि T जो है G के ऊपर है, तो G यहाँ लिखिएगा तो T को कहाँ लिखिएगा, नहीं होगा। इसका मतलब R जो है यहाँ पे फिक्स हो जाएगा कि R यहाँ पे होगा, R जो है यहाँ पे होगा और G यहां पर होगा। और G के ठीक ऊपर बोला है कि T जो है G के ऊपर है, तो T जो है G के ऊपर है, तो G के ऊपर कहीं भी हो सकता है। आगे फिर देखिए चलिए इसको रख देते हैं, क्या कीजिए T को रख देते हैं, T जो है G के ऊपर है, H M के नीचे है, H तथा M के मध्य 3 वस्तु है, L सबसे ऊपर नहीं है। तो L सबसे ऊपर नहीं है तो L को यहां पे बैठा दीजिए, आप L को यहां पे बैठा दीजिए, है ना, L को यहां पे हम लोग बैठा देते हैं। अब बोला निम्नलिखित में से कौन सा सही हो सकता है। अब यहां पे ये बैठ गया है, पहला फिगर से कोई मतलब नहीं है, दूसरा से हम लोग का आंसर निकल जाएगा। तो देखिएगा कि इसमें से कौन सही है। तो पहला कथन देखिए कि कह रहा है निष्कर्ष कि G सबसे नीचे है क्या,
तो देखिए जी सबसे नीचे है, नहीं, जी तो सबसे नीचे नहीं है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिएगा कि एल ऊपर से तीसरा है, तो यहां पे देखिए एल जो है ऊपर से तीसरा है, तो देखिए 1 2 3 यानी तीसरा पर एल है, तो तीसरा है, बात सही बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, केवल 2 सही है, यानी केवल 2 सही है कि एल ऊपर से तीसरे नंबर पर है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि यदि 6 जून 2018 को बुधवार था तो 22 जुलाई 2022 को कौन सा दिन होगा। तो यहां पे देखिएगा कि आपको कोड पता होना चाहिए, 6 जून है तो 6 लिखेंगे, जून के लिए कोड जो होता है वह 4 होता है, तो इसको जोड़ेंगे, यानी जून महीना के लिए महीना का जो कोड होता है इसको जोड़ेंगे। इसके बाद क्या करना है कि 20वीं सदी का कोड लेंगे, यानी 2018 है तो 20वीं का 6 हो जाएगा। इसका दाहिने तरफ से 2 अंक लेना है, तो दाहिने तरफ से 2 अंक यानी देखिएगा कि 18 है तो 18 लेंगे। इसके बाद 18 में 4 से भाग दीजिए, कितना लीप ईयर होगा, तो 4 चौके 16 यानी 4 लीप ईयर होगा, शेष को नहीं लिखना है, यानी लीप ईयर ही लिखना है कि 18 साल में कितना लीप ईयर, तो 4 लीप ईयर होगा। अब क्या करना है कि भाग देना है, भाग दे करके देखिए किससे भाग देना है, तो 7 से भाग देना है। अब 7 से भाग देंगे तो या तो जोड़ करके भाग दीजिए या फिर आप डायरेक्ट भाग दे सकते हैं इसमें, तो डायरेक्ट हम लोग भाग देंगे यहाँ पे कि 7 से देखिए कि भाग देंगे 18 में, और तब तक के भाग देते जाएंगे जब तक कि यानी शेष जो है वह 7 से कम ना बच जाए, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 2 बार में 14, 4 हो जाएगा। देखिए 4 और 4 8, 8 में फिर 7 से भाग दीजिएगा तो ये दोनों में से शेषफल 1 बचेगा। 6 1 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। इसका देखिए यहाँ पे कि 6 और 1 इसमें से लेते हैं तो 7 हो जाएगा, तो बच जाएगा आपका 3। 6 4 10, 10 में 7 से भाग दीजिएगा तो कितना बच जाएगा 3, और 3 पर कौन सा आता है, यानी शेष जो रिमाइंडर आया वो कितना आया 3, और 3 पर जो आता है वह बुधवार आता है, बुधवार आता है। तो यहां पे देखिए कि बुधवार दिया हुआ है, तो बिल्कुल सही बोल रहा है कि दिया हुआ है बुधवार। हम इसको इसलिए निकाले हैं कि कभी कभी आपको नहीं दिया हुआ रहेगा, यानी बुधवार दिया हुआ रहेगा लेकिन दिन जो है इधर उधर डिफरेंट दिन दिया हुआ रहेगा। अगला कथन कह रहा है, यानी आगे पूछ रहा है हम लोगों से कि 22 जुलाई 2022 को कौन सा दिन होगा, यानी 22 जुलाई 2022 को कौन सा दिन होगा। अब यहां पे देखिए कि ये दिन लेना है, यानी 22 लेना है, प्लस जुलाई का कोड क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। 20वीं सदी का कोड 6, दाहिने से 2 अंक लेना है तो 22 लेंगे, दाहिने तरफ से सदी में से क्या करना है कि 2 अंक लेना है तो 22 हो जाएगा। और 22 साल में कितना लीप ईयर, तो 5, 4 से भाग दे दीजिए, 4 5 20। अब इसे क्या करना है हम लोग को, 7 से भाग देना, 7 से भाग दीजिए, तो 7 से यदि हम लोग भाग देंगे तो 7 से 3 बार में 21, 1 बचेगा। 6 और 1 7 कैंसिल, फिर देखिएगा यहाँ पे 7 से 7 21, 1 बचेगा। 6 1 7 कैंसिल, कट गया। अब ऊपर बच गया क्या कि 5, यानी शेषफल जो बचा हुआ कितना बचा 5, और 5 पर कौन सा दिन होता है, तो आपका ये शुक्रवार होता है, तो लिख दीजिए शुक्रवार, आंसर आपका हो जाएगा शुक्रवार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट का लाभ उठाती है, तो 15 मिनट का लाभ उठाती है इसका मतलब तेज हो जाती है, फास्ट हो जाती है ना। यह दोपहर 12 बजे पर सही है, दोपहर 12 बजे पर सही है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा कि 12 बजे दोपहर में सही है। यह अगले दिन सुबह 4 बजे किस समय दिखाई देगा, तो सोच के देखिए कि अगले दिन सुबह 4 बजे, तो सोचिए कि 12 बजे दोपहर से, यानी 12 बजे दोपहर से 12 बजे रात कितना घंटा, तो आप कहिएगा 12 घंटा होगा। फिर 12 घंटा आप प्लस में देखिए, 12 बजे रात के बाद 4 बजे भोर यानी 4 घंटा, क्योंकि 4 बजे का बात कर रहा है, तो 12 4 16 घंटा। यानी आप कह सकते हैं कि 12 बजे दोपहर से अगले दिन सुबह 4 बजे तक कितना घंटा होगा, तो 16 घंटा होगा। अब यहां पे देखिए कि कह रहा है कि एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट का लाभ उठाती है, तो एक दिन में कितना घंटा, तो 24 घंटा। तो चूंकि 24 घंटा में घड़ी 15 मिनट तेज हो जाती है, इसलिए 1 घंटा में घड़ी कितना तेज हो जाएगी, तो 15/24 मिनट तेज हो जाएगी। अब देखिएगा कि हम लोगों से पूछा है क्या कीजिए 16 घंटा के बाद, यानी 4 बजे कौन सा समय दिखाएगा, तो यानी 16 घंटा के बाद कितना तेज हो जाएगी, इसलिए 16 घंटा में घड़ी 15/24 गुने
16 घंटा तेज हो जाएगी। अब यहां से इसको काटेंगे तो 8 दूनी 16 और 8 3 24, 3 से 3 बचे 15, 5 दूनी 10 मिनट, 10 मिनट तेज हो जाएगी। यानी 16 घंटा में 10 मिनट तेज हो जाएगी। तो कितना समय दिखाएगा? तो अगले दिन बोला कि 4 बजे किस समय दिखाई देगा? तो यह दिखाई देगा 4 बजकर और 10 मिनट फास्ट हो जाएगी, यानी 4 बजकर 10 मिनट, यानी इतना बजे दिखाई देगी। यानी घड़ी में कितना बजेगा? तो जब 4 बजेगा हकीकत में उस समय बजेगा कितना? तो 4 बजकर के 10 मिनट, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला क्या कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह व्हाट के स्थान पर क्या आएगा? देखिए लिखा हुआ AN ZBO Y C PXD व्हाट W लिखा गया, यानी व्हाट के स्थान पर क्या आएगा? तो यह एक सीरीज में है, श्रृंखला में है, इसको पहचानिए कि आखिर इसमें क्या किया जा रहा है। तो यहां पे देखिएगा कि A का उल्टा क्या होता है? तो Z होता है। A का विपरीत जो होता है वह Z होता है, और Z का विपरीत क्या होता है? सॉरी, ये हो गया A का विपरीत क्या हुआ? तो Z हो गया। B का विपरीत क्या हो गया? तो Y हो गया। इसका देखिएगा कि C का विपरीत क्या होता है? तो X होता है, और D का विपरीत W होता है। ये चीज पता है। अब इसमें क्या कर रहा है? अभी भी तो हम लोग को व्हाट के स्थान पर क्या आएगा ये चीज पता नहीं है, लेकिन यहां से कंफर्म हो गया कि A का उल्टा Z होता है, B का उल्टा Y होता है, C का X होता है और D का W होता है। उसी प्रकार यहां पे देखिए कि N है और एक जोड़ करके O है, यानी एक जोड़ करके O है। देखिएगा N है, एक जोड़ करके क्या है? O है। फिर एक जोड़ करके P है, यानी NOP। इसके बाद क्या होगा इसमें? यानी दो छोड़ करके, जैसे देखिए N के बाद क्या है? 2 छोड़ करके O है, इसका 2 छोड़ करके P है, फिर 2 छोड़ करके क्या होगा? 1 जुड़ेगा, तो P के बाद क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा, यानी व्हाट बराबर हो जाएगा आपका Q, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन में है कि एक निश्चित कूट भाषा में ब्राउन को BROWN, ब्राउन को लिखा जाता है ZPMUL, ZPMUL लिखा जाता है। तो उसी भाषा में वायलेट को क्या लिखा जाएगा? VIOLET को क्या लिखा जाएगा? तो देखिएगा यहां पे इसमें क्या किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि यह आपका कोडिंग डिकोडिंग यानी संकेत बद्धता का क्वेश्चन है। तो जो काम इसमें और इसमें हुआ है वही काम इसमें और अगला में कीजिएगा तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि बी कितना नंबर पे आता है अल्फाबेट में? 2 नंबर पर। R 18, O 15, W 23, N 14, Z 26, P 16, M 13, U 21, L 12 नंबर पर आता है। इसका भी यहाँ पे देखिएगा कि B है और ये Z हो गया। इसका मतलब क्या कि अगर हम 2 घटाते हैं, B में से 2 घटाते हैं तो Z आ जाएगा, यानी 26 नंबर पे आ जाएगा। अगला देखिएगा कि R 18 पर है और P 16 पर है, इसमें भी 2 घट रहा है। O 15 पर है और M 13 पर है, इसमें भी 2 घट रहा है। W 23 पर है और U 21 पर है, इसमें भी 2 माइनस हो रहा है। N 14 पर है और L 12 पर है, इसमें भी 2 माइनस हो रहा है। तो सब में 2 माइनस हो रहा है, तो इसमें भी आपको क्या करना होगा कि 2 माइनस करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि V कितना पर होता है। तो 22, I 9, O 15, L 12, E 5 और T 20 नंबर पर। अगर 2 माइनस कीजिएगा तो सोचिए कि 2 इसमें से माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 22 में से 2 घटाइएगा 20, 20 पर T आएगा। इसमें से भी 2 घटाइएगा, 9 में से 2 घटाइएगा 7, 7 पर आएगा G। 13 में से 2 घटाइएगा, 15 में से 2 घटाइएगा तो 13, 13 पर M। 12 में से 2 घटाइएगा तो 10, 10 पर J। इसके बाद 5 में से 2 घटाइएगा तो 3, 3 पर C। और 20 में से 2 घटाइएगा तो 18, 18 पर R। तो यही आपका आंसर हो जाएगा TGMJCR, TGMJCR, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 94।
इसमें बोला क्या कि नीचे दिए गए प्रश्न उसके बाद दो कथन 1 और 2 दिए गए हैं, आपको यह तय करना है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त है। प्रश्न देखिए कि दिया गया कि L, M, N, O और P में कौन सबसे छोटा है, यानी इन पांचों में सबसे छोटा कौन है। पहला कथन कहता है कि O P से छोटा है लेकिन N से लंबा है, यानी O जो है P से छोटा है, O जो है वह P से छोटा है लेकिन N से लंबा है, N से लंबा है, यानी N से बड़ा है लेकिन P से छोटा है O। आगे फिर बोला क्या दूसरा कथन में कि M L जितना लंबा नहीं है, M जो है L जितना लंबा नहीं है, यानी M जो है L से नाटा है, L से नाटा है। अब देखिए कि दोनों में कोई संपर्क यहाँ पे नहीं हो रहा, यानी कथन 1 और कथन 2 के अनुसार कोई भी दोनों में संपर्क नहीं हो रहा है, इसलिए यहां से तय करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सबसे छोटा होगा। अगर इसमें किसी से भी कोई तुलना रहता तो यहां से हम लोग निकाल सकते थे कि कौन सबसे छोटा होगा और कौन सबसे बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि दोनों में यहाँ L और M का बात बोल रहा है, तो इसमें पहला कथन में L और M का कोई तुलना नहीं है, दूसरा कथन में L और M का बात बोल रहा है तो दूसरा कथन में N, O और P से कोई भी तुलना नहीं किया गया। अगर ऐसा होता तो क्वेश्चन निकालना यानी आंसर निकालना आसान होता, लेकिन अब आंसर नहीं निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि दोनों कथन मिलकर के भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपको दिख रहा होगा 95 नंबर, इसमें कि भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा उत्पादित स्नातकों की बढ़ती संख्या बेरोजगार है। फिर से समझिएगा कि कथन और कार्यवाही है। कथन में कह रहा है क्या कि भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा उत्पादित स्नातकों की बढ़ती संख्या बेरोजगार है। कार्यवाही इस पर क्या होना चाहिए, यानी क्या एक्शन लेना चाहिए। तो पहला जो है कार्यवाही, कॉलेजों को उच्च शिक्षा संस्थानों को पाठ्यक्रम सामग्री से संबंधित फैसला करने के लिए अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए। तो यहां पे देखिए कि शिक्षण संस्थान जो है पाठ्यक्रम सामग्री से संबंधित फैसला करने के लिए अधिक स्वायत्तता देनी चाहिए। तो ये चीज यहां पे क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि विश्वविद्यालय का जो जिक्र किया जा रहा है उसमें आपको पाठ्यक्रम सामग्री से संबंधित कुछ नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या कीजिए, जो उत्पादित हो रहा है, यानी कहने का मतलब जो स्नातक कर रहे हैं यानी कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो उसमें बढ़ती संख्या बेरोजगार है, यानी उससे बढ़ती संख्या क्या है कि बेरोजगार है। इसका मतलब यहां से जो है पाठ्यक्रम सामग्री से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा में देखिएगा कि विश्व स्तर के विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो सोच के देखिए कि क्या विश्वविद्यालय कभी कैंपस सिलेक्शन कराता है, क्या नौकरी देता है विश्वविद्यालय? नहीं, वो तो डिग्री देता है। तो कहीं का भी विश्वविद्यालय हो वह डिग्री देता है और नौकरी नहीं देता है, ठीक है। तो यहां पर अगर रहता है कि विदेशी व्यापार यानी व्यापारियों को या फिर कोई इंडस्ट्रीज है उसको भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए अगर प्रोत्साहित किया जाता तब वहां पे वो चीज सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है विदेशी विश्वविद्यालय को, इसका मतलब क्या कि विदेशी विश्वविद्यालय क्या नौकरी देगा क्या? तो नहीं। तो यहाँ पे आपका कार्यवाही पहला भी गलत हो जाएगा और दूसरा भी कार्यवाही गलत हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। न तो कार्यवाही 1 और न ही कार्यवाही 2 अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि कथन और निष्कर्ष दिया गया कि सभी नर्तक कलाकार हैं, यानी जितने भी नर्तक हैं सब कलाकार के अंदर में, यानी जितने भी नर्तक हैं सब कलाकार हैं। कोई कलाकार धावक नहीं है। तो देखिए कोई कलाकार धावक नहीं है, तो यहां पे देखिएगा कोई भी कलाकार धावक नहीं है, कोई भी कलाकार धावक नहीं है। तो सोचिए कि जब कोई भी कलाकार अगर धावक नहीं होगा तो नर्तक भी नहीं होगा, क्योंकि धावक नर्तक होने के लिए क्या करना होगा कि इसको क्रॉस करके जाना होगा, यानी कलाकार को क्रॉस करके जाना होगा। तो यहाँ पे सीधा बोल रहा है क्या कि ये कोई भी कलाकार है जो कि धावक नहीं है। तो निष्कर्ष में हम लोगों से पूछा है कि पहला कि कोई नर्तक धावक नहीं है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा कि कोई भी नर्तक धावक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब कलाकार नहीं हो सकता है तो नर्तक भी नहीं हो सकता है, ये चीज सही बोल रहा है। दूसरा में देखिएगा, दूसरा में कह रहा है कि कम से कम कुछ नर्तक धावक होंगे, तो कम से कम कुछ नर्तक धावक होंगे तो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि धावक नर्तक होने के लिए क्या करना होगा कि कलाकार को क्रॉस करके इसके अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अंदर जाना पड़ेगा, तो ये चीज कभी नहीं हो सकता है कि क्योंकि पहले ही दे दिया कि कोई भी कलाकार जो है वह धावक नहीं है, तो इससे कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब नर्तक और धावक में भी कोई रिलेशन नहीं होगा, तो ये चीज गलत हो जाएगा, यानी पहला निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल निष्कर्ष 1 सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 97 में, नीचे दिए गए प्रश्न में एक श्रृंखला
बनाती हुई कुछ आकृतियां दी गई है तथा वैकल्पिक आकृतियों में से एक ऐसी आकृति का चयन कीजिए जो इस श्रृंखला को जारी रखे। प्रश्न आकृति दिया हुआ है तो हम प्रश्न आकृति ही लिखें। उत्तर आकृति आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे देखिएगा कि प्रश्न आकृति के द्वारा ही हम लोग को उत्तर निकालना है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो काम इसमें और इसमें हुआ है, फिर इसमें और इसमें हुआ है, इसमें और इसमें हुआ है, वही काम इसमें और आंसर में होगा। तो जब भी आपको तुलना करना होगा तो पहला को दूसरे के साथ, दूसरा को तीसरे के साथ, तीसरा को चौथा के साथ, चौथा को पांचवा के साथ। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं कि नॉन वर्बल रीजनिंग को बनाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कि ये दोनों में क्या हुआ। तो आप कह सकते हैं कि ये जो लकीर है यह 90 डिग्री पर चला गया। आप कह सकते हैं कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज में चला गया, तो ये मिल गया। और एक बढ़ गया, एक जो है यहां से यहां तक बढ़ गया है 45 डिग्री पर। फिर यहां से आप कह सकते हैं कि ये जो है क्लॉकवाइज में 90 डिग्री पर यहां पे ए वाला आ गया, तो ए वाला मिल गया, ठीक है। और ए सभी घस का है, जैसे मान के चलिए कि ए 45 घसकेगा तो यहां पे आ जाएगा, और एक ये बढ़ जाएगा यानी 45, एक नया आकृति, तो यहां पे ए आ गया, एक नया लाइन जुड़ रहा है। फिर उसी प्रकार इसमें देखिएगा कि ए वाला जो लकीर है, ए वाला जो है ये फिर 90 डिग्री पर चला गया। तो 90 डिग्री कहां हो जाएगा, तो 45 यहां पे 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री पर यहां पे चला गया। अब देखिएगा कि इसके पीछे का जो है वह यहां पे आएगा, इसके पीछे 45 पर, इसके पीछे ए वाला है, ए 45 पर आएगा, एक नया आकृति बन गया। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे कि इसमें भी एक नया आकृति क्रिएट करेंगे, किसके द्वारा, तो इसके द्वारा। देखिए कैसे बनेगा, तो यहां पे देखिएगा ये हो गया। अब ए गया था 90 डिग्री पर, तो ये जाएगा कहां, 90 डिग्री पर, तो यहां पे जाएगा ऊपर में, इस प्रकार हो जाएगा ए वाला 90 डिग्री पर। इसके पीछे आएगा 45 पर, तो ए मिलेगा, ठीक है। इसके बाद ए वाला आएगा इसके 45 पर, तो ए वाला मिलेगा, 3 हो गया। ये चौथा जो है फिर आएगा इसके पीछे, तो 45 पर, तो ए वाला मिलेगा। और एक नया आकृति पीछे से जुड़ जाती है, यानी एक नया लकीर पीछे से जुड़ जाती है, इसका मतलब यहां पे फिर 45 पर एक जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए कि किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी ही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 98 में, निम्नलिखित प्रश्न में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करती है। प्रश्न आकृति आपको दिया हुआ है, दिख रहा है, उत्तर आकृति आपको भी दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो यहाँ पे देखिएगा कि उत्तर आकृति दिया हुआ है कि इसमें से कौन होगा चारों में से। तो यहाँ देखिएगा कि तिरछा अगर हम लोग देखते हैं इस प्रकार, तो ये त्रिभुज है, तो ये भी त्रिभुज है। तो उसी प्रकार यहाँ पे वृत्त अगर है तो यहाँ भी वृत्त होना चाहिए। तो वृत्त देखिए किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में वृत्त दिया गया है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 99 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई प्रश्न आकृति के टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, इसे उत्तर पुस्तिका में से चुनिए। प्रश्न आकृति आपको दिया हुआ है ए वाला, और ए वाला आपका उत्तर आकृति है, और इन चारों में से कोई आपका आंसर होगा। तो देखिएगा यहाँ पे कि ऑप्शन नंबर ए में बनाया जा सकता है क्या, तो यहाँ पे देखिएगा कि इसमें आपको वर्ग नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं ना दिखाई दे रहा, तो वर्ग नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब नहीं बनेगा। अगर कोई एक नहीं मिलेगा या फिर एक मिल भी जाए, और सब मिलना चाहिए इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि इसमें वर्ग ही नहीं मिल रहा था, तो कैंसिल हो गया। इसमें देखिए कि इसमें 2 वर्ग है, 2 त्रिभुज है, 2 वर्ग है, 2 त्रिभुज है, जबकि यहाँ पे एक ही वर्ग है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए कि एक वर्ग है, देखिए यहाँ पे एक वर्ग है, ये बन रहा है, ये मिल रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा कि ए वाला भी फिगर यहाँ पे मिल रहा है, देखिए ए वाला भी फिगर आपको दिख रहा होगा, ए वाला भी मिल रहा है ना। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा कि ए वाला भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ए वाला यहाँ से यहाँ तक ऐसे दिख रहा है। और इसको देखिएगा कि ए वाला भी आपको दिखाई दे रहा है, ए वाला भी आपको दिख रहा है, ए वाला है ना, यानी सब इसमें से इसमें है, यानी सी में है, तो इसलिए सी आपका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा 100 नंबर, कि नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न आकृति और 4 उत्तर आकृति दी गई है। उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब बनाया जा सकता हो। तो देखिए जल प्रतिबिंब जो होता है ठीक उल्टा होता है, या नीचे की तरफ होता है। तो देखिएगा यहाँ पे प्रश्न आकृति आपको दिख रहा होगा, और उसका ठीक उल्टा कर दीजिए। तो ठीक जब उल्टा कीजिएगा तो आपको कौन सा मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी में मिल जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। उसको क्या करना है कि सीधा उल्टा कर देना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।